बलोच के बच्चियां उठाकर उनके ऑर्गन्स हार्वेस्ट कर रहे हैं, यानी बलोचों के दिल, जिगर, आंखें, गुर्दे निकाल कर बेच रहे हैं, बलोच का खून निकाल कर बेच रहे हैं। लेकिन जब से चीन एंटर हुआ है बलूचिस्तान में, जब से ये सीपैक के नाम पर आया है और जब से ये बलूचिस्तान की गोल्ड माइंस को लूट रहा है पाकिस्तान के साथ मिलकर, तब से ये जो ह्यूमन राइट्स वायलेशंस हैं ये ट्रांसफॉर्म हो गई हैं जेनोसाइड। 500 बॉडीज पाकिस्तान के एक हॉस्पिटल की छत से मिली, ऐसे 300 बॉडीज लाहौर के एक हॉस्पिटल में मिली। ये बलूचिस्तान को न्यूक्लियर टेस्टिंग का जहन्नुम बनाने जा रहे हैं। 6 साल तक बलूचिस्तान में बारिश नहीं, 90% कैटल वाइल्ड लाइफ मर गई। 5 साल से कम उम्र के बच्चों की जो ग्रेव्स थी उनसे सारे गांव भर गए। ये बता रहे थे कि कोई वायरस फैला हुआ है बलूचिस्तान में, ऐसी बीमारियां हैं। बच्चे 3 आंखों वाले बच्चे पैदा हुए, जीन म्यूटेशन हुई। इन्होंने एक अंदाजे के मुताबिक 200 जो वॉरहेड्स हैं वो स्टॉक पाइल किए हुए हैं बलूचिस्तान के पहाड़ों में। पाकिस्तान में बाकी सब फौज के मास्क हैं, पपेट्स हैं, उनके नौकर। भारत की जिम्मेदारी ये बनती है कि उन जो सिंध के हिंदू हैं उनको सिंध में अपनी जमीन में इज्जत से जीने का हक होना चाहिए। कराची में जो हिंदू बच्चियां मेडिकल कॉलेज में पढ़ रही है, एक बच्ची, उसको हॉस्टल में रेप करके पंखे से बांधा हुआ। हम आपके पास मदद मांगने आए हैं, किसी बलोच के पास आए, वो तो अपना सर दे देगा। भारत तो हिलके नहीं दे रहा। दिखाते आपको है, मारते हमें। तो जिस दिन आपको मारने आएंगे तब आपको याद आएगा कि कोई आई थी, बता रही थी। हमारे लिए जिंदगी मुश्किल है, सांस लेना जीना मुश्किल है। डेवलपमेंट को आप छोड़िए, हम डेवलपमेंट खुद कर सकते हैं। पाकिस्तान सरवाइव कर रहा है तो उसकी वजह सिर्फ भारत सरकार की मेहरबानी है। ये पाकिस्तान तो कल नहीं होगा। जिस पाकिस्तान को खुश करने के लिए हमारा आना अगर किसी को बुरा लगता है, कल हमें लाल कारपेट बिछा के बुलाएंगे। देश को जिंदा रहने के लिए बहुत सारे लोगों को सुसाइड कर लेना पड़ता है, सुसाइड कर लें। बलूचिस्तान आजाद होगा तो हिंगलाज माता के पास आने के लिए किसी को वीजा नहीं चाहिए होगा। नमस्कार दोस्तों, मैं अजीत और आज मेरे साथ एक खास मेहमान हैं जो गवर्नमेंट इन एग्जाइल बलूचिस्तान, उनके प्रधानमंत्री हैं और कनाडा में रहते हैं, प्रोफेसर हैं। इनके माता पिता ने भी बलूचिस्तान मूवमेंट के लिए काफ़ी कुछ योगदान दिया है और ये भी सक्रिय रूप से 70 के दशक से इसी युद्ध में लगातार बनी हुई हैं। पाकिस्तान में जो स्थिति है उसके बारे में हम और आप देखते रहते हैं। पॉलिटिकल क्राइसिस अलग है, आईएसआई किस तरह से पॉलिटिकल इंस्टीट्यूशंस को ब्लैकमेल करती है और वहाँ गवर्नमेंट्स इंस्टॉल करती है। गवर्नमेंट में कोई स्टेबिलिटी नहीं है। उसके बाद से फिर चीन के हाथों जिस तरह से बिके हैं कि इन्हें न केवल अपनी बेटियों को बल्कि गधे तक को नीलाम करना पड़ रहा है। और ये कुल मिलाकर हम कह सकते हैं कि स्थिति अत्यंत विकट है। हम माइनॉरिटी पे क्या हो रहा है उसको हटा दीजिए, बलूचिस्तान उनके सरकार के लिए कोई माइनॉरिटी नहीं है। लंबे समय से एक बहुत बड़ा हिस्सा रहा है पाकिस्तान का। नेचुरली सबसे अधिक रिच आप कह सकते हैं कि वो क्षेत्र है और उसको लगातार ना वहाँ किसी प्रकार का विकास हो रहा है, लगातार वहाँ पे एट्रॉसिटीज़ हो रही हैं। और जो नायला जी हैं उन्होंने पिछले बार 2016 में 20 में इनके इंटरव्यूज़ अगर आप देखेंगे तो उन्होंने ब्रुटैलिटीज़ के बारे में बताया है कि ड्रिलिंग कर दी जाती है उनके शरीर में, बच्चियों के शरीर में। और आप जिस तरह की जघन्य या नृशंसता को आप सोच नहीं सकते हैं, उससे कहीं परे जाकर के बच्चियों के साथ वहां पे हो रहा है, वहां की जनता के साथ हो रहा है। लगभग 55,000 बलूची जो है मिसिंग, उनका कोई और छोर नहीं, कोई नहीं जानता है कि कहाँ पे क्या है। इन्हीं सब बिंदुओं पे हम चर्चा करेंगे। नायला जी, बहुत बहुत स्वागत है आपका इस चर्चा में। पहला प्रश्न, थोड़ा अपने बारे में बताइए, अपने बचपन के बारे में कि बलूचिस्तान कैसा था, पाकिस्तान कैसा था और आज जिस स्थिति में हम हैं। आपके माता पिता भी एक्टिविस्ट रहे हैं, पहला एनजीओ मुझे लगता है आपकी माता जी ने खोला था वहाँ पे। तब में और अब में कितना फर्क है, कुछ अंतर आया भी है या वही चल रहा है अभी तक? ऐसा है कि जब बचपन की बात करते हैं तो धुआं, आग, जंग और बस यही था, जंग थी और वो जंग अभी तक चल रही है। हमने बचपन तो देखा ही नहीं, जंग ही देखी और पूरी ज़िंदगी यही देखा कि बलूचिस्तान
एक आज़ाद मुल्क था और उस पर पाकिस्तान ने हमला किया और पाकिस्तान ने कब्ज़ा किया। जो बलूचिस्तान की इंटरनेशनल बॉर्डर्स थी वो 700 साल से रिकग्नाइज्ड बॉर्डर्स थी हमारे सारे नेबर्स के साथ, और उसके हमारे पास सारे डॉक्यूमेंट्स मौजूद हैं। लेकिन जो ये इंटरनेशनल हमारे बॉर्डर्स की वायलेशन पाकिस्तान ने की, 1 साल हुआ था इस मुल्क को बने हुए, एक आर्टिफिशियल मुल्क जो एक कॉलोनाइजर्स के प्लान से बनाया गया। ये कोई मुल्क नहीं है, ये एक प्रोजेक्ट है, ऐसा प्रोजेक्ट जिसकी शेल्फ लाइफ ख़त्म हो चुकी है। जिन्होंने बनाया ये उन्हीं के गले पड़ चुका है। तो हम बस इसी तकलीफ में पूरी ज़िंदगी जिए कि आज हमारी जान इस बला से छूट जाएगी। पाकिस्तान एक बला है, पाकिस्तान एक खूंखार दरिंदा है जो हमारे बच्चे खा रहा है, और हमको इनका झंडा नहीं चाहिए। हमको अपने घर पर अपना झंडा चाहिए। हमारी सारी लड़ाई ये है कि हम इनका हिस्सा नहीं हैं, और ये वो लोग हैं जिन्होंने अपनी धरती से गद्दारी की, जिन्होंने अंग्रेज को खुश करने के लिए अपनी भारत माता के टुकड़े किए। इनको आपकी सरकार मानती हो कि कोई मुल्क है और उनको फेवरेट कंट्री भी करती हो और उनके साथ ट्रेड भी करती हो और इंटरनेशनल फोरम्स पे उनके साथ बैठती भी हो, पर बलोच नहीं बैठता। हम नहीं मानते उनको कि ये एक मुल्क है। हम ये कहते हैं कि ये एक दरिंदा है और इसको बलूचिस्तान के जो बॉर्डर्स हैं, जो बलूचिस्तान है, उससे बाहर निकलना है। तो हमारी पूरी ज़िंदगी इसी में गुजर गई, और ये क्रांति है, ये एक आंदोलन है जो चल रहा है और आखिरी सांस तक चलेगा। और हमने अपने बड़ों से यही सीखा कि बलूचिस्तान को, बलोच की ज़बान को, बलोच की शनाख्त को, बलोच की सभ्यता को, बलोच की तहजीब को, बलोच के मुल्क को हमारी ज़रूरत है, और यही हमारा जीना है, यही हमारा जीवन है। और इसके लिए अगर मृत्यु होती है, इसके लिए अगर मौत होती है, तो वो हमारे लिए एक मान सम्मान की बात है। और इसमें आप जो आप कह रहे हैं कि कोई फ़र्क आया है, बहुत फ़र्क आया है। जब हम छोटे थे या जब हम स्टूडेंट थे, तब हमारे साथ जो कुछ होता था आप उसको समझे मानव अधिकारों की खिलाफ वर्जी होती थी या ह्यूमन राइट्स वायलेशंस होते थे। लेकिन जब से चीन एंटर हुआ है बलूचिस्तान में, जब से ये CPAC के नाम पर आया है और जब से ये बलूचिस्तान की गोल्ड माइंस को लूट रहा है पाकिस्तान के साथ मिलकर, तब से ये जो ह्यूमन राइट्स वायलेशंस हैं ये ट्रांसफॉर्म हो गई हैं जेनोसाइड में। ये अब नस्लकुशी हो रही है। बलोच को देखते ही काट कर फेंक दो। बलोच के बच्चे बच्चियां उठाकर उनके ऑर्गन्स हार्वेस्ट कर रहे हैं, यानी बलूचों के दिल, जिगर, आंखें, गुर्दे निकाल कर बेच रहे हैं, बलोच का खून निकाल कर बेच रहे हैं। ये जो हमारे 60,000 लोग आज मिसिंग हैं, एनफोर्स डिसअपियर्ड हैं, नहीं मिल रहे हैं, ये कहाँ हैं? 500 बॉडीज पाकिस्तान के एक हॉस्पिटल की छत से मिली, जिन्होंने बलूची कपड़े पहने हुए थे और वो छिरे हुए थे, उनके बदन में से ऑर्गन्स निकाले हुए थे। उसकी कोई ना DNA हुआ ना उसका कि ये कौन लोग थे, और फौरन उसको इनके अपने ही मीडिया में वो चीजें ओपन हो गई, सोशल मीडिया में, और फिर उसको सबको छुपा दिया गया। ऐसे 300 बॉडीज लाहौर के एक हॉस्पिटल में मिली। ये मास ग्रेव्स गड्ढे खोद के उसमें जिंदा बलूचों को, बच्चों, औरतों के साथ डाला, और वो जब मास ग्रेव्स मिली और उनको जब देखा डॉक्टर्स ने, तो उन्होंने कहा कि ये जब मारे गए या फेंके गए तब वो जिंदा थे। जो कुछ हमारे साथ ये कर रहे हैं, अभी यूनाइटेड नेशंस में हमारे एक भाई हैं, 12 साल वो पाकिस्तान के टॉर्चर सेल में रहे हैं, और उन्होंने वहां जो कुछ देखा है, उन्होंने बाहर आके, क्योंकि वो नॉर्वेजियन सिटीजन थे तो बच गए, तब भी 12 साल नॉर्वे उनके लिए केस लड़ता रहा, और अगर वो नॉर्वेजियन ना होते तो कभी ना मिलते। उन्होंने जो यूनाइटेड नेशंस में स्टेटमेंट दी है, अपनी टेस्टिमनी दी है, उसमें वो तफसील से बता रहे हैं कि उन्होंने वहां पर देखा कि
नोशकी में बलूचिस्तान में एक जेल में जब वो थे तो उन्होंने कहा कि वहाँ पर जो एक पाकिस्तान का एक फौजी था जो इंचार्ज था जेल का, यानी वहाँ की जेलों के सीक्रेट सेल्स जो है वो सब पाकिस्तान की फौज चलाती है। उन्होंने कहा कि सेना का जो वो ऑफिसर था वो किसी को खाना नहीं देता था, वो कहता था ये भूख से प्यास से मरे, और वहां पर इतनी मैल न्यूट्रिशन हो गई कि लोग भूख से मर गए। 9 कैदी एक दिन मर गए। तो जब इंसान अपने को भगवान बना लेता है तो फिर वो ऐसे ही काम करता है। आपको यहाँ पे जो कुछ नजर आ रहा है ये डेली बलोचों के साथ हो रहा है। आपको इसमें महिलाएं नहीं दिख रही, हमारी महिलाएं को साथ भी यही कर रहे हैं। बलूचिस्तान में अगर आप पूरे बलूचिस्तान को ऐसे पेंट कर दें तो आप तब भी वो कम होगा। हर जगह उन्होंने हमारे साथ ये सब किया है, वो उसको दोहरा रहे हैं। जो बात हम शायद इंटरव्यू के आखिर में आप पूछें कि ये वही हाथ है जिसने 1000 साल आपको लूटा, ये वही हाथ है जिसने भारत की महिलाओं को बेआबरू किया, ये वही हाथ है जिसने आपकी मिट्टी का, आपकी आजादी का एहतराम नहीं किया। ये वही हाथ है जो आज बलोचों के साथ कर रहा है, और ये कल फिर आपके पास आएगा, ये आपको नहीं छोड़ेगा। आपने एक इंटरव्यू में बलूचिस्तान के लोगों को हिंगलाज माता का बच्चा कहते हुए भारतीय लोगों का आह्वान किया था। बहुत सारे लोग नहीं जानते हैं यहाँ पे कि हिंगलाज माता से क्या संबंध है। हमारे जो शक्तिपीठ हैं उनमें से 3 पाकिस्तान में है, एक शारदा पीठ है, एक हिंगलाज माता का है, और एक और है, उसका नाम मुझे ध्यान में नहीं आ रहा है। तो वहाँ लगभग 2.5 लाख लोग जाते हैं तीर्थ यात्रा पे। तो बलोचों से भारतीय लोगों का यह संबंध भी है। थोड़ा सा इस एस्पेक्ट पे भी कि बलोच के साथ भारतीय जनमानस तो ऐसे भी खड़ा दिखता है जब भी हम इस तरह की चीज़ें देखते हैं। तो इस यूनिटी के बारे में थोड़ा सा बताइए, जो आपने फील किया हो यहाँ आने के बाद। आप कई बार भारत आ चुकी हैं। बस भारत में इतने हमारे अच्छे भाई हैं, अभी भी आप देख रहे हैं हमारे साथ हैं, और बहनें हैं। भारत में हमारे बच्चे हैं जो हमें प्यार भारत में मिलता है, वो दुनिया में कहीं नहीं है बलोच के लिए। भारत और बलोच का रिश्ता बहुत पुराना है, यानी जब 25,000 साल पहले यहाँ सभ्यता कहीं शुरू हुई और होमोसेपियंस ने कब इंसान की तरह जीना के जो ये तरीके हुए, हम तब से एक ही लोग हैं। हमारा अगर डीएनए चेक हो तो हमारा डीएनए तो एक ही है। अगर हमारी तहजीब या सिविलाइजेशन या सभ्यता की बात हो तो मेहरगढ़ से मोहनजोदड़ो और मोहनजोदड़ो से कुमारी नाडो तक ये एक ही तहजीब है। तो ये तहजीब हवा में तो नहीं आई, लोग ही लाते हैं। तो ये बलूचिस्तान से ही आए हैं जो आज भारत में रहते हैं। तो आपके और हमारे जो एंसेस्टर्स हैं या आपके हमारे जो बड़े हैं तो एक ही। अब जो एक छोटा घर जो है जब उसमें ज्यादा हो जाते हैं लोग तो वो फैलता जाता है और कई घर बन जाते हैं। तो ये जो कई घर हैं ये सारे घर फिर भी एक ही कुल है। तो हिंगलाज नानी जो है, हम नानी कहते हैं, वो हम सबकी देवी हैं, हमारी माँ हैं, और हम उनसे शिक्षा भी लेते हैं, हम उनसे ताकत भी लेते हैं। और उनके पास जब आते हैं यात्री हिंदुस्तान से तो हमें बहुत पीड़त ये होती है कि उनसे वीज़ा लिया जाता है, उनके चेक किए जाते हैं डॉक्यूमेंट्स, फिर वो आते हैं तो उनको जैसे उनकी सेवा होनी चाहिए वो सेवा नहीं होती। और हम वहाँ पर सेवा करते हैं, बलोच सेवा करते हैं, और कई हजार साल से आपने देखा है कि वहाँ पर इस तरह के लश्कर आए हैं जो सिविलाइजेशंस को तबाह करते हैं, जो आपकी आइडेंटिटी को तबाह करते हैं, जो आपको किसी एक धर्म के नाम पर लूटते हैं और आपको कहते हैं कि आप कुछ नहीं। अगर उनके साथ जुड़ोगे, डाकू बनोगे तो ठीक है, और अगर आप डाकू नहीं बनोगे तो फिर आपकी माँ, बहन, बेटी सब उठा ली जाएगी और आपके लिए कुछ नहीं बचेगा। ऐसे लश्करों के सामने बलोचों ने माता
की जो वो जगह है या जो मंदिर है वो पहाड़ के अंदर है और बहुत खूबसूरत जगह है। तो उसकी हम तो नहीं कहते कि हमने रक्षा की है, हमने सेवा की है। रक्षा तो वो करते हैं, जी जी। हमने सेवा की है। और हम ये समझते हैं कि बलूचिस्तान तो आज़ाद होगा, बलूचिस्तान तो हम इनसे लेंगे। ये कल के बने हुए किसी लेबॉर्ट्री में एक जो मुल्क बना है उसको हमारी एक वो है कि अनफॉर्चुनेट है कि इतने गिरे हुए लोगों के हाथों हमें 74 साल से हम इतने गिरे हुए लोगों के हाथों पाबंद है, इनकी जेल में है। लेकिन जब बलूचिस्तान आज़ाद होगा तो हिंगलाज माता के पास आने के लिए किसी को वीज़ा नहीं चाहिए होगा। और वहाँ जब आएंगे आप और हम, तो फिर वहाँ पे जो सेवा होनी चाहिए वो सेवा होगी। और हिंगलाज नानी जो है वो बलूचिस्तान में बगैर किसी परमिशन के कोई अगर आ जाए तो वो उसे पसंद नहीं करती। और उनकी जो ताकत हमारे साथ है इसीलिए है कि वो इन घुसपैठियों को वो पसंद नहीं करती। एक जो आप आज़ाद बलूचिस्तान की बात कर रहे हैं और पूरा मूवमेंट फ्रीडम को ही लेकर के है, लेकिन जो बाकी इसके विरोध के लोग हैं या पाकिस्तानी गवर्नमेंट है वो ऐसे ऐसे सर्वेज करवाती है। 2012 में एक सर्वे हुआ था, उनके हिसाब से कहा गया कि नहीं, बलूच आज़ादी नहीं चाहते, केवल 37% हैं जिनको आज़ादी चाहिए और 80% जो एथनिक बलूच हैं या पश्तून उधर रहते हैं वो कह रहे हैं कि हमें ग्रेटर ऑटोनॉमी चाहिए। इसमें कितनी सच्चाई है? क्या ये सर्वे फेक होते हैं या इसमें कुछ है? देखिए, सर्वे करने वाला ही फेक है। सर्वे करने वाले जो इदारे हैं वो फेक हैं। जब ये परसेंटेज देने की बात करते हैं, ये बलूचिस्तान में तो एंटर नहीं हो सकते। बलूचिस्तान में तो पाकिस्तान का झंडा कोई नहीं लगा सकता। ये बलूचिस्तान में सर्वे कहाँ से करते हैं? ये बलूचिस्तान में बड़े बड़े कॉन्वॉय के साथ, बड़े बड़े आर्म्ड अपने व्हीकल्स के साथ अगर गुजर जाएं, उस पर भी हमले होते हैं। इनको सर्वे कौन करने देता है? बलूचिस्तान। इनकी बलूचिस्तान में कोई रिट है ही नहीं। तो इनके ये सब झूठ की बातें हैं। दूसरी बात यह है कि जो हमारे पश्तून भाई हैं, हमारा और बलूचों का पश्तूनों के साथ या बलूचों का जो सिंधु देश के लोग हैं उनके साथ हमारा कोई क्लैश नहीं है। हम साथी हैं और हम सब मिलकर ये जो पाकिस्तान है, हम इसको नापाक कहते हैं, ना पाकिस्तान कहते हैं, ये पलीत है, इससे अपनी जान छुड़ाने के लिए हम सब जुड़े हैं। और जो पश्तून इलाके बलूचिस्तान में हैं वो ब्रिटिश ने शामिल किए थे। हमारा उन इलाकों पर कोई क्लेम नहीं है। जिस दिन बलूचिस्तान आज़ाद होगा हम उसे अफगानिस्तान को वापस दे देंगे। जब मानवाधिकारों की बात होती है तो फिर मैं, आप डेविल्स एडवोकेट कह लें या जो भी है, मैं दूसरे तरफ से जो प्रश्न पूछे जाते हैं वो प्रश्न रख रहा हूँ कि जैसे BLA है या अन्य भी 4-5 और भी छोटे छोटे ग्रुप हैं। यूं तो 4 मेजर इंसर्जेंसी वो लोग बताते हैं कि हुए हैं जब लंबा युद्ध एक तरह से चला है, बट 2003 के बाद से उस इंटेंसिटी का नहीं चल रहा है। फिर भी अभी हाल ही में पिछले वर्ष एक कर्नल को एब्डक्ट करके मार दिया था। बहुत देर तक पाकिस्तान आर्मी के लोगों को इन्होंने बंधक बना के भी रखा था और छिटपुट चीन के 11 इंजीनियर्स थे, उनके कार ब्लास्ट में उनकी मौत। इन सब का भी जिम्मा भी कभी BLA ले लेता है और कभी कभी कहा भी जाता है कि इन्हीं इंसर्जेंट्स या टेररिस्ट वो लोग जिस तरह से फ्रीडम फाइटर्स को बताते हैं। तो वो जब मानवाधिकारों की बात करते हैं तो फिर आपको इंटरनेशनल सपोर्ट कैसे मिलेगा अगर इस तरह की चीज़ें भी वहाँ होती रही थी? देखिए, इंटरनेशनल सपोर्ट उनको मिलती है जो सफ़ेद होते हैं, क्रिश्चियन होते हैं और यूरोपियन होते हैं। जब यूक्रेन पर इन्वेजन होता है रशिया का, तो पूरी इंटरनेशनल, जिसको इंटरनेशनल कोट एंड कोट आप कह सकते हैं, वो इसको फ्रीडम फाइट कहते हैं। जब बलूचिस्तान पर इन्वेजन होता है
तो वो हमारे बच्चों को टेररिस्ट कहते हैं, पाकिस्तान को खुश करने के लिए। तो ये जो अब हम ना अपना रंग बदल सकते हैं, हम काले हैं, हम क्रिश्चियन भी नहीं हैं और यूरोपियन भी नहीं हो सकते, अपना ज्योग्राफी भी हमारे हाथ में नहीं है बदलना, हम तो जो हैं वो हैं। पर सच्चाई इस तरह से छुपाई नहीं जा सकती। लोगों को अपने डेटी जॉब्स के लिए पाकिस्तान चाहिए, अपने गंदे कामों के लिए पाकिस्तान चाहिए। वो पाकिस्तान को ऐसे ही देखना चाहते हैं कि वो सिमर करता रहे, वो इसी तरह से धीरे धीरे खोलता रहे। और यहाँ पर जो एक रिलीजन के नाम पर जो इन्होंने यहाँ पर मदरसे खोलकर, जो यहाँ पर इन्होंने इतना एक्सट्रीमिज्म फैलाने की कोशिश करते हैं, ताकि यहाँ पर कोई डेवलपमेंट हो ही ना सके। डेवलपमेंट के लिए आपको रिलीजियस टॉलरेंस की जरूरत है, आपको प्लूरलिस्ट सोच की जरूरत है, आपको सबको जगह देने की जरूरत है। सब आप जैसे नहीं हो सकते, सब जैसे हैं वैसों के साथ आपको जीना सीखना होगा। लेकिन इस पॉलिसी को आप ये देखिए कि अफगानिस्तान में ये पॉलिसी है, ये पॉलिसी पूरे पाकिस्तान में फैली हुई है। आज ईरान में जो ये बैठे हैं आखुंदिया मौलवी, ये भी वेस्ट की सपोर्ट से बैठे हुए हैं। यहाँ एक चीज को समझने की जरूरत है कि जो हम एशिया के लोग, चाहे भारत है चाहे चीन है, हमें ये देखने की जरूरत होगी कि ये जो रिलीजियस फंडामेंटलिज्म, ये जो रिलीजियस एक्सट्रीमिज्म, ये जो धर्म के नाम पर माराधाड़ी ये कर रहे हैं, इसको हम अफोर्ड कर सकते हैं? ये पॉलिसी बनाने वाले तो बहुत दूर रहते हैं, पर आप हम तो यहाँ रहते हैं, हमारे तो दिलों में ये आग जल रही है। तो इसको बुझाना भी हमें ही करना होगा। उसके लिए इंटरनेशनल सपोर्ट से ज्यादा हम एशिया को जुड़ने की पहले जरूरत है, क्योंकि ये जिस दिन ये खूंखार जो दरिंदा है, ये जिस दिन और ताकतवर होगा तो फिर ये और गजवे बनाएगा, गजवा चीन भी बनाएगा, गजवा हिंद भी बनाएगा। तो जीने नहीं देगा, आज भी नहीं जीने दे रहा। आज भी जितना आतंक है वो वहीं से आता है। तो इसको रोकने के लिए पहले तो हमें जुड़ना है। हम क्यों बार बार हिंदुस्तान आते हैं? इसलिए कि हम नेचुरल अलाय हैं, इसलिए कि हमारा खून एक है, इसलिए कि हमारी तहजीब एक है, इसलिए कि हमारा जीना और हमारा मरना जुड़ा हुआ है। इसको समझने की जरूरत है और आप जैसे लोगों को, भारत के लोगों को इस चीज को समझाने की जरूरत है कि यहाँ पर जो खेल खेलने की को जो बढ़ाया जा रहा है वो नेचुरल नहीं है। वो ऐसा नहीं है कि वो वहां के लोग ऐसे हैं। अगर आप पुराने लाहौर में चले जाएं, सरदार जी बैठे हैं, पुराने लाहौर के लोग, वो इस तरह की जो उधम बाजारी है धर्म के नाम पर, वो उसको कभी पसंद नहीं करते। उन पर तो थोपा गया, उन्हें खदेड़ा गया, उन्हें निकाला गया। जो रह गए वो इतने कमजोर हैं कि वो लिबादों में रह रहे हैं। ईरान के लोग जो कुछ वहां पर हो रहा है वो उसे नहीं पसंद करते, उन पे थोपा गया है। हर रोज वहां पर लोगों को सजाए मौत देते हैं, फांसियां, कतारों में फांसियां देते हैं, क्रेनों पे लटकाते हैं। एक दहशत फैलाई। अगर वो नेचुरल होता तो उसकी जरूरत नहीं थी। इस चीज को दुनिया को समझाने के लिए भारत का एक बहुत बड़ा रोल है कि वो दुनिया को ये समझाएं कि आप टेररिस्ट को तो प्रोटेक्शन दे रहे हो और जो टेररिज्म को चैलेंज कर रहे हैं आप उन्हें टेररिज्म का स्टिकर दे रहे हो। तो हम अंधे थोड़े नहीं हैं, पर भारत को इस पे स्टैंड लेना होगा कि ये जो प्लान्स हैं, जो आपने देखा कि इस वक्त इंटरनेट पे नक्शे चल रहे हैं, इस्लामिक स्टेट ऑफ ग्रेटर अफगानिस्तान, जिसमें आज का पूरा अफगानिस्तान है, जिसमें पाकिस्तानी ऑक्यूपाइड कश्मीर है, जिसमें दोनों बलूचिस्तान है हिंद सागर तक। क्या ये भारत की सरकार की जिम्मेदारी नहीं बनती कि वो कहें कि ये कश्मीर, ये गिलगित बल्तिस्तान, ये भारत का अटूट अंग है? तुम इसे अपने नक्शे में कैसे, चलो बलूच के लिए मत बोलो, अपने लिए तो बोलो।
आपने वुमेन राइट्स पे काफ़ी काम किया, अभी भी वोकल है, और आपने कुछ ब्रुटैलिटी बताई भी। हमारे यहाँ मोस्टली सिंध में जो बच्चियों के साथ होता है वो खबरें भारत तक आती हैं इंटरनेट के माध्यम से, या जो भी हो, या कुछ उधर से आते हैं यहाँ सिटीजनशिप सीख कर रहे हैं। भील समुदाय खास करके जो भारत में पिछड़ी जातियाँ जिनको बोलते हैं, उनकी बच्चियों के साथ तो अनसेड ब्रुटैलिटीज़ होती हैं। उनकी वाइफ्स को खींच के ले जाना, रेप करना, उसका बच्चा है उसी को पाल भी रहे हैं और उसका पति बर्दाश्त भी कर रहा है। बलूचिस्तान में थोड़ा सा बताइए कि परपिट्रेटर कौन है? आर्मी है, गवर्नमेंट के लोग हैं, कौन लोग हैं जो ये सब करते हैं? और इसी प्रश्न का दूसरा फॉलोअप ये है कि मलाला इस पे आज तक उसने कभी कुछ बोला है? मलाला कौन है? पाकिस्तान की नोबेल लॉरिएट। अच्छा, होंगी कोई नॉन एंटिटी लग रही है। कभी रिलेट नहीं किया हमारे साथ, किसी हमारे दुख में जो रिलेट ना करे। होगी कोई तो अंग्रेज नहीं है तो पाकिस्तान। अच्छा। तो असल में ये है कि ये सिर्फ पाकिस्तान की फौज है। पाकिस्तान में और कोई इंस्टीट्यूशन नहीं है। पाकिस्तान में बाकी सब फौज के मास्क हैं, पपेट्स हैं। पाकिस्तान की जुडिशरी, पाकिस्तान की पार्लियामेंट, पाकिस्तान की आपकी मीडिया, सब ये सब उनके पपेट्स हैं, उनके नौकर हैं। जजेस भी उनसे डायरेक्शंस लेते हैं फौज से, और मीडिया भी उनसे डायरेक्शंस लेते हैं। और ये जो कुछ बलूचिस्तान में हो रहा है ये पाकिस्तान की फौज कर रही, और जो सिंध में हो रहा है ये पाकिस्तान की फौज कर रही। ये वहाँ के किसी लोकल लोगों का आपस का किस्सा नहीं है। वहां पर किसी को फर्क नहीं पड़ता कोई भील है या ब्राह्मण है, कोई सैयद है या कोई आम आदमी है। वहां मसला ये है कि वहां पर जो जमीन है जिस पर ये लोग रहते हैं, जो सिंध के हिंदू रहते हैं, वो स्ट्रेटेजिकली बहुत इंपॉर्टेंट जमीन है जिसे इनको अपनी छावनी के लिए चाहिए, अपनी कंटोनमेंट के लिए चाहिए। वो उन्हें खदेड़ रहे हैं, वो उन्हें हरास कर रहे हैं। और इसका ये जो सॉल्यूशन इंडिया ने निकाला है कि उन्हें यहाँ लाओ और यहाँ लाके उन्हें और जलील करो। देखो हम ब्लंट हैं, हम किसी का वो नहीं रखते। जो वो आते हैं यहाँ पर, इन्हें यहाँ पर कौन सी कोई इज्जत मिलती है, या इन्हें यहाँ पर कौन क्या संभाल रहा है? यहाँ पर वो एक मुजरिमों की तरह कन्फाइंड है, उनको हाजिरियां देनी पड़ती हैं, उन्हें बताना पड़ता है हम कहाँ जा रहे हैं, हम कहाँ से आ रहे हैं। उनको अभी तक जिस हालत में रखा गया है ये मसले का हल नहीं है। आप उन्हें महल बनाकर दे दे भी मसले का हल नहीं है। उन्हें वहां से खदेड़ा क्यों जाए? भारत की जिम्मेदारी ये बनती है कि उन जो सिंध के हिंदू हैं उनको सिंध में अपनी जमीन में इज्जत से जीने का हक होना चाहिए। उनकी बच्चियों पर कोई हाथ ना डाले। वो बच्चियां जो गांव देहातों में से वो उठाते हैं वो तो छोड़िए, कराची में जो हिंदू बच्चियां मेडिकल कॉलेज में पढ़ रही है, एक बच्ची, उसको हॉस्टल में रेप करके पंखे से बांधा हुआ। ये कोई अभी आपने देखा सोल्जर बाजार में कितने 1000 साल पुराना माता का मंदिर इन्होंने डिमोलिश कर दिया जी। किसी की कोई इसके ऊपर क्यों कोई नहीं बोलता? हम बलोच आपके पास आके कहते हैं कि आप हमारे भाई हैं। अगर कोई महिला कहीं आके कहे कि हम आपके पास मदद मांगने आए हैं, किसी बलोच के पास आए, वो तो अपना सर दे देगा। भारत तो हिलके नहीं दे रहा। 10 साल तो मुझे हो गए और मुझे वहां पर क्रिटिसाइज करते हैं। वो कहते क्यों जाते हो तुम वहां? आप इस चीज को देखिए कि नवाब अकबर खान बुगटी एक डॉक्टर साहिबा थी जो बलोच नहीं थी, सिंधी थी। वो डेरा बुगटी में अपॉइंट थी और उनका एक पाकिस्तान के कैप्टन ने रेप किया। उस बलात्कार के खिलाफ नवाब अकबर बुगटी ने पाकिस्तान की पूरी फौज से लड़ गया। ये सारी जंग वहां से शुरू हुई, एक महिला की इज्जत के लिए। आप हमारे लिए नहीं, आप उन हिंदू बच्चियों की इज्जत के लिए भी नहीं सोचते
किस इंटरनेशनल फोरम पे आज तक भारत ने जाकर बात की है उनके लिए? चलो बलोच के लिए मत करो, आप हिंगलाज नामी को छोड़ दो, हिंगलाज माता आपकी मोहताज नहीं है, वो अपनी रक्षा खुद कर लेंगे। इन बच्चियों के लिए भी आप नहीं बोलते। बिल्कुल, इस पे तो मैं पूरी तरह से सहमत हूँ कि नरेंद्र मोदी सरकार ने जब लाल किला से मोदी जी का एक भाषण हुआ था, मुझे लगता है 2015 के अगस्त में या 16 के अगस्त में, कि हम रेडियो, ऑल इंडिया रेडियो बलूचिस्तान ये आरम्भ कर रहे हैं, और उस अनाउंसमेंट के 1 महीने के बाद से कंप्लीट वो रेडियो साइलेंस आयरॉनिकली छा गया कि बलूचिस्तान मुद्दे पे जो भी थोड़ी बहुत सुगबुगाहट हुआ करती थी वो भी बंद हो गई। और उसके बाद से जितनी ब्रुटैलिटीज़ की आपने बात की, और मैं भी पाकिस्तानी रिफ्यूजीज से मिला हूँ, बहुत ही विकट स्थितियाँ उनकी। अभी राजस्थान के जैसलमेर में उनके कुछ कैंप्स थे, वहाँ की डीएम ने उसको तुड़वा दिया पूरा। अब किसके आदेश पे टूटा भगवान जाने, तुड़वा दिया। और वो लीगली पेपर एक्वायर करके उन्होंने बनाया था वहाँ पे, चाहे एनजीओ के माध्यम से उन्हें पैसे। तो इस पे तो मैं पूरी तरह से आपसे सहमत हूँ कि इसमें भारत सरकार ने कभी भी, वो भारत में जो हिंदुओं के साथ हो रहा है उस पर तो भारत सरकार खड़ी होती नहीं, तो भारत के बाहर का, चाहे बांग्लादेश हो, पाकिस्तान का सिंध हो या बलूचिस्तान, उस पर तो ये कभी बोलते ही नहीं। खैर वापस आते हैं बलूचिस्तान पे। जो CPEC आता है, 46 बिलियन का इन्वेस्टमेंट है, वहाँ जब चाइनीज आते हैं तो उससे कितना प्रभाव पड़ा है आपके इस पूरे मतलब रीजन में? चाइनीज कब आए वहाँ? अभी तक तो नहीं आ सके। हमने तो नहीं देखा कहीं बलूचिस्तान में कोई चाइनीज ऐसी सब्जी लेने जा सके। हाँ, पाकिस्तान की फौज उनको घेर के ऐसा लाती है, पर 2000 से अभी 23 साल होने को आ गए, वो प्रोजेक्ट ना बन सका, ना चल सका। उसकी रीज़न ये है कि बलूचिस्तान में कुछ भी बलोच के कंसेंसस के बगैर नहीं हो पाता, और जो इसे करने की कोशिश करेगा वो अपना नुकसान करेगा। तो हमने पहले दिन से चीन को बताया था कि बलूचिस्तान एक कॉन्फ्लिक्ट जोन है, हम पाकिस्तान का हिस्सा नहीं है। जिसको बलूचिस्तान में इन्वेस्टमेंट करना है उसको बलोच की आज़ादी के साथ जुड़ना होगा। बलोच अपना सोवरेनिटी वापस लेगा और बलोच ये फैसला करेगा कि बलूचिस्तान में इन्वेस्टमेंट कौन करे, किस बेस पे करे। तो उनके आने से बलूचिस्तान को इसलिए कोई फर्क नहीं पड़ा कि वो अभी तक आए ही नहीं। दूसरी बात यह है कि उन्होंने जो लूटमार पाकिस्तान की फौज ने मिलकर की है, उस 46 बिलियन डॉलर की जो आप बात कर रहे हैं, उसमें आप देखेंगे कि पाकिस्तान के जो जनरल हैं उन्होंने पापा जॉन्स पिज़्ज़ा खरीदे हैं, फ्रेंचाइज, उन्होंने आइलैंड्स खरीदे हैं, और उन्होंने ऑफशोर्स कंपनियां बनाई हैं, और उन्होंने कनाडा और अमेरिका में और यूरोप में जाकर सिटीजनशिप्स ली हैं। कनाडा में 6 मिलियन के साथ आप अगर चले जाएं 16 दिन में आपको सिटीजनशिप मिल जाती है। तो सब कुछ वहाँ पे जब इतना सस्ता बिक रहा हो, तो ये चीन को लूट के पाकिस्तान की फौज ने अपने को सेटल किया बाहर। लेकिन इसमें चीन को क्या मिला वो हमें नहीं पता, लेकिन बलूचिस्तान को उसमें ना कुछ मिला। और सिर्फ चीन की बात नहीं है, इसके अलावा जैसे बैरक गोल्ड एक कंपनी है जो पहले साउथ अफ्रीका में लूटमार करती थी, अब उन्होंने खुद को कनाडा में रजिस्टर किया है, और वो उन्होंने बलूचिस्तान में जो एक और गोल्ड माइन है जो दुनिया की शायद 3 बड़ी गोल्ड माइंस में से एक है, उसको लीज पर लिया है। और बलूचों ने उसके खिलाफ भी पहले दिन से ये कहा है कि ये बलोच इसको एंडोर्स नहीं करता और ये यहाँ पर ना आए। तो इस तरह के जो इन्वेस्टमेंट्स हैं वो जब तक बलूचिस्तान अपनी सोवरेनिटी ले नहीं लेता और बलूचिस्तान खुद अपने फैसले कर नहीं लेता, तब तक ये ऐसी इन्वेस्टमेंट्स जो हैं वो कोई रिजल्ट ला नहीं सकती। तो क्या इन्वेस्टमेंट केवल मतलब चाइनीज इन्वेस्टमेंट को लेकर के इनका
विरोध है, या फिर जो 2009 में इन्होंने आगाज़ हुकूक के बलूचिस्तान करके कैंपेन चलाया था, उसमें कोल फायर्ड पावर स्टेशंस की बात थी, उसमें पोर्ट को डेवलप करने की बात थी, तो इनके भी विरोध में है। देखें, ये जो पैकेज है आगाज़ हुकूक वाला, इस तरह के इन्होंने कई फ्रॉड वो किए हैं। हम समझते हैं कि इसकी कोई बेस नहीं है। वो तो हमारे जो बेसिक डेवलपमेंट जो हमारी थी वो भी ख़त्म कर दी है इन्होंने। यानी बेसिक आपकी जो डेवलपमेंट के चंद इंडिकेटर्स हैं, उसमें से एक एजुकेशन, एक इंफ्रास्ट्रक्चर, हेल्थ है, एम्प्लॉयमेंट है, ये सब तो ख़त्म। बलूचिस्तान में जो स्कूल थे उनको इन्होंने आर्मी कैंप्स में बदल दिया। ये हमको क्या पैकेज देंगे? एक बच्ची नजमा बलोच जो बहुत अच्छी एजुकेटेड बच्ची थी, उसने देखा कि मेरे इलाके में जो स्कूल है उसमें आर्मी ने कैंप बना लिया है, हमारे बच्चों के पास स्कूल नहीं है। उसने कम्युनिटी से कहा कि पहाड़ों से लकड़ियां जमा करके लाओ। उसने एक बड़ी सी हट बनाई, उसमें 300 बच्चों को वो फ्री में पढ़ाती थी। पाकिस्तान आर्मी के मेजर ने वहां पर उसको मैसेज भिजवाया कि तुम बच्चे पढ़ा रही हो, जरूर तुम्हारा ताल्लुक फ्रीडम फाइटर्स से, वो चाहते हैं कि बलोच पढ़े। उस बच्ची को इतना हरेस किया गया और उसको कहा गया कि तुम आर्मी के कैंप में आओ और यहां आकर तुम सेक्सुअल फेवर्स दो। उसने कहा ये पाकिस्तान नहीं है, ये तुम्हारी माँ बहनों का कल्चर है, हमारा नहीं है। ये पाकिस्तान का कल्चर है माँ बहनें बेचना, यहाँ बलूचिस्तान में इसको अप्लाई मत करो, मैं नहीं आऊंगी। तो फिर उसको ये पैगाम आया कि अगर तुम नहीं आओगी आज रात आर्मी के कैंप में तो तुम्हें उठा लिया जाएगा, और ये इसके साथ कि तुमसे हमने एक खुदकुश जैकेट तुम्हारे साथ तुमसे निकली है, हमने तुमसे आर्म्स निकाले, वो जो बच्ची भी उठा लें उसको यही। तो उस बच्ची ने व्हाइट बोर्ड के ऊपर लिखा कि एंड ऑफ द स्टोरी। उसने अपने पेन से लिखा व्हाइट बोर्ड पर और उसने सुसाइड कर लिया, उसने खुद को हैंग कर लिया, जान दे दी। तो ये हैं पैकेजेस जो वो हमें दे रहे हैं, और वहाँ पर इंफ्रास्ट्रक्चर नहीं है बलूचिस्तान में। और जो बच्चा वो देखते हैं, लड़का या लड़की, अगर वो देखते हैं कि कोई बच्चा पढ़ रहा है, बलूचिस्तान में नहीं पढ़ पाता, तो वो चले जाते हैं दूसरे प्रोविंसेस में पढ़ने के लिए। वहाँ पर उनको हंट करते हैं, उन्हें उठा लेते हैं और उनको गायब कर देते हैं। हमारे लिए जिंदगी मुश्किल है, सांस लेना जीना मुश्किल है। डेवलपमेंट को आप छोड़िए, हम डेवलपमेंट खुद कर सकते हैं। वो हमारी भीख पे पल रहे हैं, हमें उनकी डेवलपमेंट चाहिए ही नहीं। जिस दिन बलूचिस्तान पाकिस्तान के हाथ से निकल जाए, पाकिस्तान भीख मांगेगा, उसको कोई भीख भी नहीं देगा। पाकिस्तान एक लैंड लॉक्ड एक टुकड़ा है जमीन का। पाकिस्तान है क्या? पाकिस्तान तो बलोच के रिसोर्सेज पर, बलोच के पोर्ट्स पर, बलोच की कोस्ट लाइन पर, बलोच पे जी रहा है। तो मतलब मुझे ये समझ नहीं आता है कि अगर वो अपना देश का हिस्सा भी मानता है, फिर भी इतने नेचुरल रिसोर्स रिच रीजन को वो लोग क्यों डेवलप, मतलब शुरू से ही इस तरह का व्यवहार उन्होंने क्यों किया हुआ है? क्या मतलब एथनिक या रेस अलग है, रिलीजन अलग है, मतलब क्या ऐसा है कि इस तरह का उनका एटीट्यूड है बलूचिस्तान को लेकर? अलग ये है, दो देश हैं ना। जी जी, दो अलग देश हैं, और जब दो अलग देश हों और एक देश दूसरे पर कब्जा करे, हमला करे मिलिट्री ऑपरेशन से, तो उसको पता है कि ये मेरा देश नहीं है। पाकिस्तान को पता है कि बलूचिस्तान पाकिस्तान नहीं है, और उसको ये पता है कि बलोच अपनी 25,000 साल की आइडेंटिटी को ये जो अंग्रेज की लेबोरेटरी में बना हुआ है कल का, उसकी आइडेंटिटी के लिए क्यों छोड़ेगा? कोई लॉजिक नहीं है ना। वो श्योर है कि आज न कल बलूचिस्तान आजाद, उनको पता है। वो ये कर रहे हैं कि जितना लूट सकते हो लूटो और जितना भाग सकते हो भागो। तो पाकिस्तान की फौज है, पाकिस्तान की सिविल और मिलिट्री ब्यूरोक्रेसी है, इन सब के बाहर इन्होंने यूरोप में, अमेरिका में, कनाडा में अपने सारे सेटलमेंट्स किए हुए। इन्हें पता है आज नहीं तो कल ये भागेंगे। आप भारत कई बार आ चुके हैं, एक बार तो आपको वीज़ा लगवाने में भी कुछ टंटा किया था उन्होंने, पाकिस्तान से कुछ एडवर्स रिपोर्ट्स दे करके आपको यहाँ आने ना दिया जाए, ये सब भी हुआ था। आप पिछले कुछ वर्षों में क्या आपने गवर्नमेंट के ऑफिशियल से मिलने की चेष्टा की है? कोई बातचीत हुई, कुछ कंसेंसस बना हो?
नहीं, हमारी जो बात है वो गवर्नमेंट से नहीं है। गवर्नमेंट से बात आप करें, क्योंकि ये आपकी गवर्नमेंट है। हम आते हैं, हम अपने भाइयों के पास आते हैं, अपनी बहनों के पास आते हैं, अपने बच्चों के पास आते हैं। हमारा काम आपके साथ, पर्सन टू पर्सन, पीपल टू पीपल, जनता टू जनता। सरकारें आज हैं, कल नहीं जी। पर आप और हम तो यही हैं। ये पाकिस्तान तो कल नहीं होगा। जिस पाकिस्तान को खुश करने के लिए हमारा आना अगर किसी को बुरा लगता है, कल हमें लाल कारपेट बिछा के बुलाएंगे। वो हम देख सकते हैं। अगर ये नहीं देख सकते, हम देख सकते हैं। हम नहीं होंगे, हमारे बच्चे आएंगे। एक जो बलूचिस्तान को पाकिस्तानियों ने या आर्मी ने आप लोगों को एक एक्सपेरिमेंट का लेबोरेटरी टाइप का बना लिया, अपने हथियारों का कुछ करना है, उसके बारे में बहुत लोगों को जानकारी है नहीं। तो वह भी एक बहुत बड़ा विषय है जो बलोचों के साथ हो रहा है जी। उसी के लिए जो आप बात कर रहे हैं, वेपन्स ऑफ मास डिस्ट्रक्शन और न्यूक्लियर वेपन्स ऑफ मास डिस्ट्रक्शन, उसमें पाकिस्तान ने जो इनका टू नेशंस थ्योरी था, जो इनका दो कौमी नज़रिया था, वो जब बे ऑफ बंगाल में डूब गया और बांग्लादेश ने, जो पाकिस्तान बनाने वाले असल में थे, उन्होंने तौबा की और उन्होंने कहा कि हमें नहीं चाहिए, तो पाकिस्तान ख़त्म हो गया था। बलूचिस्तान में प्रोटेस्ट हो रहे थे कि हमें नहीं रहना, और जीएम सैयद ने, नवाब अकबर खान बुख्ती ने, और जो पश्तून लीडर्स थे, वली खान, कोई भी पाकिस्तान के साथ रहने पे तैयार नहीं था। वो वक्त था जब, आज भी मैं कहती हूँ कि पाकिस्तान सरवाइव कर रहा है तो उसकी वजह सिर्फ भारत सरकार की मेहरबानी है। पाकिस्तान 5 दिन सरवाइव नहीं कर सकता। जिस दिन भारत ये तय कर ले, ये डिसाइड कर ले कि बस 5 दिन, तो तब भी यही हुआ। भारत सरकार की तरफ से मैसेज आया, एनफ। और तब जो टाइम लिया, वो जो मक्कार फौज है पाकिस्तान की, वो जो भुट्टो मक्कार था, उसने ये टाइम लेने में चीन से, जो उनकी अंदर खाते बात हो रही थी, वो आके सर्वे कर रहे थे कि कहाँ सोना है, कहाँ आपके पास जो है मिनरल्स हैं, वो सब देख रहे थे। उनको एंटर किया और उसकी कीमत बलूचिस्तान ने दी। एक गोल्ड माइन सेंदक, और जो चाबी के पहाड़ हैं, वहाँ पर चीन ने और पाकिस्तान ने मिलकर न्यूक्लियर प्रोग्राम शुरू किया। तब ये कीमत थी पाकिस्तान बचने की। और जब पाकिस्तान ने अनाउंस किया 14 मई को 1998 को कि हम अपना जो न्यूक्लियर टेस्ट है वो बलूचिस्तान में कर रहे हैं, तो भारत को जवाब देना है। जवाब वो भारत को देते हैं, मारते हमें। दिखाते आपको हैं, मारते हमें। तो जिस दिन आपको मारने आएंगे तब आपको याद आएगा कि कोई आई थी, बता रही थी, पर देख लें बहुत देर ना हो जाए। तो उस वक्त जब इन्होंने अनाउंस किया तो हमने सारे, जितनी हमारी बलूच जो पॉलिटिकल लीडरशिप थी, उनसे बात की, मैसेज दिए। मैं पढ़ा रही थी यूनिवर्सिटी में, और तो सबकी तरफ से एक हमें समझ में आया कि कोई बहुत बड़ा प्लान है। सारी बलूच नेशनलिस्ट लीडरशिप, खुद या उनके बच्चे मिनिस्टर्स थे, मिडिल क्लास, गरीब गुरबा, सब सेनेटर थे, वजीर थे, कुछ थे सफीर थे, मुशीर, एडवाइजर्स। इतना इंक्लूसिव बलूचिस्तान के लिए पाकिस्तान कभी नहीं हुआ हिस्ट्री। इसके पीछे क्या था, तब हमें समझ आई। अब हम फोन खड़का रहे हैं, वो कह रहे हैं हमारी उससे बात हो रही है पाकिस्तान में, जो फेडरल मिनिस्टर है फाइनेंस का, उससे हमारी बात हो रही है, वो हमें इतने बड़े बड़े प्रोजेक्ट दे रहे हैं, तुमको कुछ भी नहीं देंगे, खाक भी तुमको मत नहीं देंगे, रिजाइन करो अपनी मिनिस्टरशिप से, अपनी चीफ मिनिस्टरशिप से रिजाइन करो। ये बलूचिस्तान को न्यूक्लियर टेस्टिंग का जहन्नुम बनाने जा रहे हैं।
नर्क बन जाएगा। नहीं नहीं, वो कहूटा में करेंगे। हमें ग्राउंड से रिपोर्ट्स आ रही हैं कि यहाँ कुछ बहुत एक्टिविटी हो रही है, और हमने जब ये सब देखा कि कोई भी नहीं बोल रहा, ना कोई रिजाइन दे रहा है, वो नेशनलिज्म के सारे स्लोगन्स, वो सब बलूचिस्तान माता, वो सब पता नहीं कहाँ रह गया। और फिर हमने अपनी यूनिवर्सिटी की जॉब को आग लगाई, अपने 200 स्टूडेंट्स को लिया, जो बलोच प्रोफेसर्स थे उनको बुलाया, मेरे ऑफिस में ही हमने बुलाया। तो वो आए, जब हमने उन्हें बताया कि ये न्यूक्लियर टेस्ट के अनाउंस किया, उससे पहले पहले बलूचिस्तान को इसको चैलेंज करना चाहिए कि हम नहीं मानते, यहाँ पे मत करो। तो मुझे एक प्रोफेसर ने कहा कि देखें, ये आप सुसाइड कर रही हैं, क्योंकि ये पाकिस्तान की नेशनल सिक्योरिटी का मसला है, आप इसमें हाथ डाल रही हैं। हमने कहा फिर कभी होता है कि किसी देश को जिंदा रहने के लिए बहुत सारे लोगों को सुसाइड कर लेना पड़ता है, सुसाइड कर लेंगे। तो हम निकले, मैं थी और मेरे साथ मेरे 200 बलूच स्टूडेंट्स थे, BSO के बच्चे बच्चियां थे, और हमने प्रोटेस्ट किया। और अगले दिन पूरी दुनिया में, स्पेशली यूरोप के जो एंटी न्यूक्लियर मूवमेंट्स वगैरह हैं, तो वहाँ पर ये न्यूज़ छप गई कि बलोच इस पाकिस्तान का जो ये दिखा रहे थे कि ये एक इस्लामी बॉम्ब है और पूरी पाकिस्तान की जनता का कंसेंसस है, वो तो नहीं। उसको हमने तोड़ दिया। चाहे हम कमज़ोर थे, हम नहीं रोक सके, पर हमने उन्हें चैलेंज किया। हमने कहा कि बलोच तुम्हारे साथ नहीं है इस गंदे खेल। तो खैर फिर उसके बाद हमारे तो सब वो जो रिपोर्ट्स होते हैं वो सब होते हैं, वो तो हो गया, अरेस्ट ऑर्डर हुए और क्या हुआ। और उसके बाद क्या हुआ कि जैसे ही उन्होंने अपने टेस्ट किए, ये जितने बैठे हुए थे इन सब को निकाल के रोड पर फेंक दिया। ये जो खुश थे कि हम मिनिस्टर हैं और हम फलां से बात हो रही है और इतने मिलियन के प्रोजेक्ट्स हो रहे हैं, वो सब फाइलें कहाँ की कहाँ चली गई, ये सब रोड सड़कों पर आ गए। और अगले साल जब हम प्रोटेस्ट कर रहे हैं, नेक्स्ट ईयर, हम हर 28 मई को ये प्रोटेस्ट करते हैं, पूरी दुनिया में करते हैं। तो उस दिन, अगले दिन हम नेक्स्ट ईयर जब हम इकट्ठे हुए, तो ये सारे मेरे साथ खड़े थे। जब हम उन्हें फोन कर रहे थे कि भाई ये तुम्हारी जाएगी मिनिस्ट्री, तो ये नहीं सुन रहे थे। अगले साल ये सब हमारे साथ खड़े थे प्रोटेस्ट में। और उसके बाद 6 साल तक बलूचिस्तान में बारिश नहीं, सारा मॉइस्चर उड़ गया, 90% कैटल वाइल्ड लाइफ मर गई। और वो कहत पड़ा, वो ड्राउट आया कि 5 साल से कम उम्र के बच्चों की जो ग्रेव्स थी, उनसे सारे गांव भर गए। लोग पत्ते खा रहे थे, पत्तों पे लड़ रहे थे। और जब हमने फिर अपील की इंटरनेशनल, हमने इसकी डॉक्यूमेंट्री बना के रॉयटर्स पे चल गई, मेरे हस्बैंड ने बना के चलाई, और ये बता रहे थे कि कोई वायरस फैला हुआ है बलूचिस्तान में। तो उस डॉक्यूमेंट्री से ये साबित हुआ कि ये वायरस नहीं है, ये ड्राउट है, फैमिन हो गया। तो फिर उनको काफी सजा मिली उसकी, टॉर्चर सेल में 2 साल अच्छी उनकी खाल उतारी, और अभी भी पूरे निशान हैं उनके बदन पे। वो जो उसके बाद इन्होंने जो काम किया वो ये किया कि एक ऐसी दुनिया ने थोड़ी सी, आपने जो इंटरनेशनल कम्युनिटी की आप बात करते हैं उसकी हिपोक्रेसी आप ये देखिए कि उस वक्त उन्होंने कहा कि जी हम सैंक्शन लगा रहे हैं, हम पाकिस्तान पे ये कर रहे हैं, ये बैन हो, ये वो सब खुल गया। और उसके बाद जो इन्होंने एक अंदाजे के मुताबिक 200 जो वॉरहेड्स हैं वो स्टॉक पाइल किए हुए हैं बलूचिस्तान के पहाड़ों में। तो बलूचिस्तान को इन्होंने न्यूक्लियराइजेशन का एक नर्क बनाया। कैंसर आपको ऐसे मिलेगा जैसे कोविड फैला हुआ था, ऐसे ऐसी बीमारियां हैं। बच्चे 3 आंखों वाले बच्चे पैदा हो, जीन म्यूटेशन हुई हुई। जेनोसाइड की कितनी शक्लें हैं जो आप बलूचिस्तान में ढूंढ सकते हैं। अंत में कोई ऐसा संदेश जो आप भारतीय लोगों के साथ शेयर करना चाहती हूँ? देखिए, भारत
में वो सारा पोटेंशियल है जो किसी सुपर पावर में है। भारत प्रैक्टिकली इस वक्त सुपर पावर है। भारत को परेशान करने के लिए यहाँ जो आतंक फैलाया जाता है, उसको रोकने के लिए भारत को बलूचिस्तान की आज़ादी के आंदोलन से जोड़ना, ये हम दोनों देशों का, बलूचिस्तान और भारत देश का, ये दोनों का भविष्य इसी में है। और हमारा सोना अगर चीन लूट कर ले जाए, पाकिस्तान लूट कर ले जाए, या कोई बैरक बोर्ड ला के बाहर से ले जाए, हम तो बड़ी खुशी से आपके साथ शेयर करें। क्यों ना भारत आए, क्यों ना भारत आकर इन्वेस्ट करे, क्यों ना भारत आकर बलूचिस्तान को डिजिटलाइज करे, हमारा इंफ्रास्ट्रक्चर बनाए। आपकी जो एजुकेशन है, उस एजुकेशन को आप आए, आप हमारे बच्चों के साथ शेयर करें। हम अपना सोना और तेल और गैस आपके साथ शेयर करते हैं। अच्छा पैकेज है। बिल्कुल बिल्कुल। लैला जी, आपने हमें समय दिया, इसके लिए बहुत बहुत आभार।